हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम सैम्पलिंग मेथड का पार्ट 4 देखेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले आप इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनको जरूर देख लीजिए। उसमें हमने एक कंसेप्ट समझाया है कि कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं, और हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सिंपल सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हम करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। और हमने देखा कि अगर जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें क्या है कि हमारे पास उसकी एक इक्वेशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पता है। तो आज हम उन्हें जो कंसेप्ट समझे थे उन्हीं का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आज का जो है ए बैंक कैलकुलेट्स। अभी हमने एक चीज देखी थी, आप ये ध्यान रखना, मैं बता देता हूं कि अगर मान लो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने देखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ग्राफ है कि यहाँ पर नंबर जो भी डाटा है हमारा डाटा एक्स और उसका नंबर और प्रोबेबिलिटी। तो वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है, तो जो हमारा सैंपल है, सैंपल के मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, सैंपल के मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक तो ये कंसेप्ट है हमारा जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंसेप्ट हम इस एग्जांपल के थ्रू जो हमारे को ध्यान है पहले से ही, ए बैंक कैलकुलेट दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ 2000 रुपये और स्टैंडर्ड एविएशन इज INR 600 रुपीज। If a bank takes a random sample of 100 accounts, what is the probability that sample mean will lie between INR 1900 और INR 2050? तो पॉपुलेशन के बारे में दिया हुआ है। तो अब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो उसको ध्यान दो पार्ट्स में डालना, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब बैंक की टोटल बैंक अकाउंट नंबर, वो अपन को पता नहीं है, पर ये बोल रहा है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब सैंपल्स का जो मीन है, सैंपल्स मीन, ये हमने देखा था ना, सैंपल्स मीन, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ND लिख देते हैं अपन इस, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो पॉपुलेशन इसका जो मीन है, इसका जो मीन है, इसका मीन है 2000 रुपये, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, 600 रुपीज। और सैंपल साइज कितनी दी हुई है आपको, जो कि स्मॉल एन से आप इंडिकेट करते हैं, वो आपको दी हुई है 100 अकाउंट्स का सैंपल ले रहे हैं, रैंडम सैंपल, तो 100 अकाउंट्स का, तो 100। अब अपन एक रैंडम सैंपल लिया। अब बोल रहा है कि सैंपल का मीन, मतलब सैंपल का मीन का मतलब मीन, तो पॉपुलेशन का मीन ये है, तो ये इसका कर्व तो अपने काम का है ही नहीं, अपन को चाहिए सैंपल के मीन का कर्व। किसका कर्व चाहिए, सैंपल के मीन का कर्व। तो सैंपल के मीन का कर्व चाहिए, पर उसके लिए अपन को पता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर उसके लिए अपन को डाटा निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, इस सैंपल के मीन का मीन, इसका जो मीन है वो क्या आएगा, इसका मीन भी 200 आएगा। ये हमने पढ़ा था कि दोनों का मीन क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 600 बाई अंडर रूट एन, और 600 बाई अंडर रूट एन का मतलब 100, तो ये क्या हो जाएगा, 60। अब हमारे लिए ये डाटा काम का नहीं है, हमारे लिए क्या डाटा काम का, सैंपल के मीन, क्योंकि अब उनको तो स्टडी सैंपल का मीन करना है। पॉपुलेशन के डाटा से अपने सैंपल का मीन का डाटा लिया, और सैंपल का मीन अपन को पता है कि क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मान लो कि उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। हम इसको थोड़ा सा ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैंपल का मीन डाटा है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सैंपल मीन, इसको अपन x नाम दे रहे हैं। तो इसका जो सैंपल के मीन, ये जो डाटा है इसका जो मीन है वो कितना है, 200, सॉरी 2000, ये 2000 है ना, तो ये भी 2000, तो ये क्या 2000। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 60, मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 60 होगा। और अपन को बोल रहा है कि 1900 डाटा 1900 और 2050 के बीच में लाई करे,
1900 और 2050 के बीच में। तो एक तो ये और एक ये। अब तो एक तो यहाँ का एरिया निकालना पड़ेगा और यहाँ का एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, मतलब A1 और A2 या A1 के करस्पॉन्डिंग P1 और P2 उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? A1। तो 2000 से 1900 के बीच में कितना हो गया? 100। 2000 से 1900 के बीच में हो गया 100। पर अपन को निकालना है कि सिग्मा का कितना गुना है, मतलब सिग्मा के रूप में प्रेजेंट निकालना है, क्योंकि अपन ने देखा था ना पिछले में कि जेड जो निकालना होता था सिग्मा, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आपका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, वो तो केस है नहीं, तो आपको इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन की टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। तो सिग्मा का कितना गुना है? तो 2000 से 1900 तो मतलब 100 का डिफरेंस है, और 100 सिग्मा का मतलब कि 60 का जेड गुना है ना, सिग्मा इंटू जेड। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? 100/60। जेड बराबर क्या आ जाएगा? 100 बाई जो हमारा जेड बराबर आ जाएगा 100/60, तो ये आ जाएगा 1.67। और इस 1900 के अलावा ये 2050 है, उसमें क्या हो जाएगा? 50/60, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.83। क्लियर है कि मतलब यहाँ पर 1900 से 2000 के बीच में जो 100 का गैप है वो जेड, मतलब हम सॉरी हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 60 का, मतलब 1.67 सिग्मा इधर जाना है अपन को। कितना सिग्मा इधर जाना है? 1.67 सिग्मा इधर जाना है, और यहाँ पर कितना सिग्मा जाना है? 0.83 सिग्मा जाना है। तो अपन को पता है कि 1.67 सिग्मा जाना हो तो प्रोबेबिलिटी का निकाल सकते हैं, और 0.83 सिग्मा तो मतलब वहां पर जो मतलब कितना गुना हमने देखा था, तो 1.67 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 0.83 सिग्मा क्या है यहाँ पर? 60। क्लियर है? तो अभी हमारे पास एक जो टेबल थी 1.67, तो 1.67 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 1.67, तो क्या हो जाएगा? 1. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4525। तो 0.4525 तो 1.67 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पी जेड इक्वल टू 1.67 बराबर कितने आ जाएगी? 0.4525। क्लियर है? ये वाला जो डाटा है। दूसरा है जेड 0.83, तो 0.83 मतलब 0.83, तो ये आ जाएगा 0.83 के लिए 0.83 के लिए आ जाएगा 0.2967, तो 0.4525 और 0.2967। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप कहाँ गया? ये इन दोनों को जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा कि डाटा इसके बीच में आएगा, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4525 प्लस P बराबर P1 प्लस P2 बराबर ये जो एरिया अंडर द कर्व है P1 0.4525 और 0.2967। ठीक है, 0.4525 और 0.2967, तो ये आ जाएगा 0.7492। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए सारा डाटा निकाल लेते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें आगे देखते हैं। एक हमारा जो कंसेप्ट है, एक आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी की। और अगर ये क्या थ्योरम क्या बोलती है, अभी तक जो हमने पढ़ा था, अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो बहुत, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं कि जो हमारा इसका डेरिवेशन है या जो कंसेप्चुअल है, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमारे को एग्जाम में बस इसका डायरेक्ट यूज और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा समझना है, फोकस हमारा। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है कि जैसे अभी हमने देखा था कि पॉपुलेशन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन जो सैंपल्स मीन है वो भी क्या होगा? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पर
सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवन देन जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल का मीन है वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इवन देन सैंपल का मीन, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इफ सैंपल साइज इज लार्ज। और जो स्टेटिस्टिक्सन है इस चीज का काफी यूज करते हैं कि अगर अब आप सैंपल का मीन है अगर तो पॉपुलेशन को भूल जाओ, सैंपल का मीन है उसका अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगे तो अपन उससे डाटा निकाल लेंगे। हो सकता है कि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उससे का यूज नहीं कर सकते। तो स्टेटिस्टिशियन क्या बोलते हैं कि सैंपल का मीन भी क्या होगा, सैंपल का मीन का जो ग्राफ बनेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर सैंपल साइज लार्ज है तो सैंपल साइज जनरली लार्ज का मतलब है कि मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, ये जो हमारे दिया हुआ है मिनिमम 31। पर स्टेटिस्टिशियन बोलते हैं कि हाफ भी ओके है अगर नियर, तब अगर मान लो 15 मतलब कि मतलब अगर मिनिमम 30 भी है तब भी क्या होगा, नियरली नॉर्मल होगा सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज 30 भी है तब भी जो पॉपुलेशन सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा, इवन इफ सेम पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल। क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करना हम अगले दिन देखेंगे, पर आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हम इसका कैसे यूज करेंगे। तो ये देखो ये चैप्टर्स कैसे हमारे पास अनफोल्ड होता जा रहा है और हमारे को कैसे हम इसको कंसेप्ट को यूज करते हैं। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसका हर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम ये वाला पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर करिए। थैंक यू।